Chennai Super Kings have defeated Gujarat Titans by 83 runs, and they have ended their campaign with on a victorious note. 83 रन की विक्ट्री है. गुजरात टाइटंस का खेल खराब कर दिया. लगातार दूसरी टीम प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन होने के बाद से गुजरात टाइटंस ने एक भी मैच नहीं जीता, और अब उनका प्ले टॉप टू फिनिश, I think it's looked very tough given the fact that कि अभी मुंबई इंडियंस को एक और मैच खेलना है पंजाब किंग्स के साथ. अमर, what's your take on can गुजरात टाइटंस मतलब कुछ Yeah, so basically, whoever is winning the game between Punjab and Mumbai, they will have the chance to take the top spot essentially, and Gujarat will just have to bank on RCB, who have their final league stage fixture against Lucknow Super Giants, and basically Gujarat would want RCB to lose their game as well. So that is the only plausible scenario where Gujarat can hold that top two spot. So I mean, yeah, it is disappointing considering that they were well ahead in that race for the top two spot, and then suddenly they crumble in the last two games. There will be concerns as well going into the playoffs because you don't have someone like a Josh Butler who has been a key player in that top order. So yeah, it's definitely not the way you want to head into the playoff stages. But that being said, sure they might be missing out on a top four, but I mean top two. But yeah, I think they will fancy the chances nonetheless because they are a pretty solid side. They haven't really been too inconsistent in that regard. So I think I'm expecting them to bounce back in the playoff stages. Absolutely. और यहाँ पे जो अगर मैच नंबर 68 इनकॉन्सिक्वेंशियल है, तो मैच नंबर 69 और 70 में सबकी आंखें नजरें रहेंगी, बिकॉज पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस विल बी लॉकिंग हॉर्न्स ऑन मंडे इन जयपुर, एंड देन लखनऊ सुपर जायंट्स विल बी होस्टिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एट देयर होम ग्राउंड इन लखनऊ ऑन ट्यूसडे. और अगर कल मुंबई इंडियंस जीत जाती है, देन दे विल बी अप देयर विद 18 पॉइंट्स. बट अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी जीत, और इनफैक्ट मतलब उससे पहले अगर पंजाब किंग्स की कल विक्ट्री होती है, तो दे विल बी राइट अप देयर विद 19 पॉइंट्स. एंड इफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विंस द game against Lucknow Super Giants, their last game, the match number 70 of the IPL 2025, तो फिर पिक्चर साफ है. 1-2 में फिर पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में से दोनों होंगे, बट 1-2 की पोजीशनिंग नेट रन रेट पे डिपेंड करेगी. That's why, due to all these calculations, the upcoming games on Monday and Tuesday are going to be very, very, crucial, given the fact that how the top four will shape up. But before we move on, let's have a look at the performances of both Chennai Super Kings and Gujarat Titans in the IPL 2025 match number 67. Well, Chennai Super Kings won the toss in scorching Ahmedabad heat afternoon game, and as Ravi Shastri said, a furnace has been turned on in Ahmedabad. और इतनी गर्मी में खेलने के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या बैटिंग करी है आज. मतलब अनिमेश, मैं ये सोच रहा हूँ पिछले कई दिन से कि जितने भी टीमें 5th पोजीशन से नीचे हैं, खासकर 8, 9, 10 वाले, 7, 8, 9, 10 जो भी, इस ब्रेक के बाद जो 9 दिन का ब्रेक रहा है, उसके बाद ये किसी अलग ही लय में नजर आ रहे हैं. आप चाहे सनराइजर्स हैदराबाद को देख लीजिए, आप चेन्नई सुपर किंग्स को देख लीजिए, और गुजरात टाइटंस का इस तरीके से लगातार 2 मैच हार जाना, जिस बारे में हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि किसी ना किसी मैच में तो ऐसा होगा जब उनके टॉप 2, टॉप 3 फॉल्टर करेंगे, और जब दारोमदार उनके मिडिल ऑर्डर पे आएगा, तब कैसा वो परफॉर्म करेंगे, ये देखने दिलचस्प होगा. और पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा कि किस तरीके से जब शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर आउट हो जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से फिर क्लूलेस हो जाता है. बिल्कुल, ये सवाल गुजरात टाइटंस के साथ इस पूरे सीजन में जुड़े रहे हैं कि यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जो उनकी रही है वो खासकर उनके टॉप 3 बैटर्स पे रही है, जहाँ पर
साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं जॉस बटलर का नाम है, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि प्लेऑफ्स में यहाँ पर जॉस बटलर उनके साथ नहीं होंगे। हालांकि पिछले मुकाबले में जब इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इसी मैदान पर खेल रहे थे तो वहां पर मिडिल ऑर्डर का साथ मिला था और वहां पर मैच जरूर 33 रन से हारे थे, लेकिन वहां पर एक अच्छी चीज ये देखने को मिली थी कि गुजरात टाइटंस के जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उनका बल्ला खूब बोला था और इस वजह से कह सकते हैं वहां पर थोड़ी सी अच्छी चीज देखने को मिली थी कि शाहरुख खान के बल्ले से वहां पर हाफ सेंचुरी देखने को मिली थी, सरफराज रदरफोर्ड का बल्ला भी चला था, तो वो एक अच्छे साइंस थे। लेकिन आज के मुकाबले में फिर से बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जहां पर फिर से मिडिल ऑर्डर की जो खस्ता हालत थी वो फिर से आज देखने को मिली है। क्या सरफराज रदरफोर्ड हालांकि परफॉर्मिंग एसेट रहे हैं इस पूरे सीजन में, इम्पैक्ट सब के रूप में उनको खूब अच्छे से इस्तेमाल भी किया है गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट ने, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं बोला, डग पर पवेलियन वापस लौटे। शाहरुख खान ने आज गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, जॉस बटलर को वापस भेजा था, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान का बल्ला जो पिछले मुकाबले में जिस तरीके से 57 रनों की पारी खेली थी वो आज नहीं देखने को मिली। तो 15 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। मुझे लगता है मोमेंटम लूज किया है और इस बात को पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी, जो IPL 2025 का रिजम्पशन हुआ है उसके बाद से जिस तरीके की पंजाब किंग्स की परफॉर्मेंस रही है, गुजरात टाइटंस के साथ भी वही देखने को मिल रहा है कि आपका टॉप ऑर्डर अगर फेलियर हो जाता है तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला, खासकर पूरे जो रिमेनिंग बैटर्स हैं उन पर, और उस वजह से वो परफॉर्मेंस डिप होती हुई दिखी इस पूरे मुकाबले में। जी बिल्कुल वही है और इस बारे में हम उन 9 दिनों के दौरान अक्सर बात किया कर रहे थे जब भी हमने IPL के रिलेटेड कोई भी लाइव सेशन हमने जब भी होस्ट किया, उसमें एक कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही था कि अब तक जो मोमेंटम जिन टीमों के साथ रहा है, स्पेशली जो टॉप 4 टीम्स के साथ एक जिस लय से वो हर मैच जीतते जा रहे थे, खासकर RCB को आप देख लीजिए कि एकदम अनयूजुअल RCB, अनयूजुअल पंजाब किंग्स पिछले कई सीजन्स आप उठा के देख लो। हालांकि RCB ने पिछले 3 साल में 2 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, बट इस साल एक तरफा मैचेस जीत रहे थे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। वैसे पंजाब किंग्स भी थे, बाहर हो घर हो, श्रेयस अय्यर की कप्तानी बहुत उम्दा रही। लेकिन टूर्नामेंट एक बार हॉल्ट हो गया तो किसी ना किसी टीम का मोमेंटम तो टूटना था और दिलचस्प बात यह है कि जो टॉप में है उन टीमों के मोमेंटम में चेंजेस आए हैं और बल्कि जो एलिमिनेट हो चुके थे या एलिमिनेट हुए रिजम्पशन के बाद वो सारी टीमें मतलब अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्हीं में से एक टीम रही आज चेन्नई सुपर किंग्स। को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मेरे हिसाब से इस सीजन में मिला होगा, चाहे वो कप्तानी में फेरबदल ले लीजिए या फिर धोनी की बैटिंग ले लीजिए या फिर जब तक ऋतुराज गायकवाड़ थे तब तक उनकी बैटिंग ऑर्डर पे ले लीजिए, राहुल त्रिपाठी को ओपन कराना वो भी एक मुद्दा था कि क्यों ऐसा कराया जा रहा है। और कुल मिला के चेन्नई सुपर किंग्स की जितनी भी स्ट्रैटेजी रही उसको देखते हुए यही लग रहा था कि विजय शंकर भी, हाँ बिल्कुल विजय शंकर भी, और मतलब ऑक्शन स्ट्रैटेजी पे कई सवाल या निशान उठे, लेकिन जब से आयुष मात्रे आए, उर्विल पटेल आए, इन दोनों बैटर्स के आने के बाद से कुछ अच्छी पॉजिटिव साइंस आए और उसके बाद फिर जो ब्रेक आया और उसके बाद आज इस तरीके का मैच यहाँ पे परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया। आयुष मात्रे ने 34 रन बनाए 17 गेंदों पे, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और इसी कड़ी में स्पोर्ट्स फैन का एक कमेंट आया, नॉट मेनी पॉजिटिव बट CSK वुड बी गोइंग इनटू नेक्स्ट सीजन विद टू ब्रिलियंट प्लेयर्स इन रिप्लेसमेंट्स as Matre and Dewald Bravis. Amar, I would like to take your comment on this. Ayush Matre, a 17-year-old guy, coming in as an injury replacement for the captain Ruturaj Gaikwad and Dewald Bravis coming in mid-season, and both of them, the way they have not only batted, but you see Dewald Bravis fielding efforts. I mean, जिस तरीके से वो कैच लेते हैं फील्ड में, जो 100% हम लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, he is far better than what he did in those limited chances what Mumbai Indian gave him a couple of a couple of seasons back. So, do you agree with Sportsman that these are the couple of positives in Matre and Bravis that they will be, looking forward to take ahead in the next season? Yeah, definitely. And to add on to this, you also have someone like a Noor Ahmed as well, who has been in brilliant form as well with the wickets. Anshul Kamboj also, he looks like a decent prospect for the long term for the franchise. And yeah, I think it's these four. Khalil also, he has had moments where he's been decent with the new ball. But obviously he has a bit of things to work on with the rest of his game. But
Yeah, I mean, there are a fair bit of positives that the franchise can look forward to. It's just a matter of whether they are going to build on this or just keep relying on the same guys who may have dipped in terms of their performances. You know, someone like a Conway, today he has gone well, but let's be honest, throughout the season he hasn't been performing as expected. So I think it's a matter of time whether these guys take that bold decision to ensure that this is the core that we want for the coming few seasons, and this is who the guys who we want to build on. So it's just a matter of whether they are able to take that bold step forward and move on from the legends that have played in the franchise before them. Absolutely, but once again it's a matter of waiting and watching, क्योंकि मिनी ऑक्शन में किस तरीके से किस स्ट्रैटेजी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन टेबल पर जाएगी, किन प्लेयर्स को रिलीज करेगी, किन को रखेगी, और आयुष मात्रे, जहां तक हमारा प्रेडिक्शन ये है, हमारा अजम्पशन ये है कि आयुष मात्रे को के साथ उनको सस्टेन करना चाहिए, बट स्टिल जहां तक एक मेजॉरिटी बनी है, एक जो मतलब एक प्रेडिक्शन ये मेजॉरिटी प्रेडिक्शन ये रहा है कि सीएसके आउट ऑफ द ऑल 10 टीम, सीएसके हैपन टू बी द फर्स्ट फ्रेंचाइजी जिसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले सीजन में अपनी टीम को चुनने के लिए. वेल, दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट गेम, सीएसके वर्सेस जीटी गेम, वेयर Chennai Super Kings have won by a huge margin. And before we wrap up this session, let's also have a look at the points table, because Chennai Super Kings का प्यार इस साल 10वें पोजीशन के साथ बना रहा. अनिमेश, एक बार जो उन्होंने 10वें पोजीशन से शुरू किया, और जबकि कैंपेन की शुरुआत उतनी बुरी भी नहीं थी, मुंबई इंडियंस को उन्होंने हराया था, और आज देखिए मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पे है, एक जीत से दूर है, जबकि वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं. और चेन्नई सुपर किंग्स की फिर वही कहानी जो 2020 के दौरान 2020 वाले सीजन में थी. हालांकि वो उस वक्त बॉटम में तो नहीं, एकदम बॉटम मोस्ट तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ खास भी नहीं था. तो जो एक लेगेसी थी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे सीजन में वो उन्होंने अपनी लेगेसी को खुद ही जो है तकलीफ पहुंचाई है? बिल्कुल, ये लेगेसी को यहाँ पे खुद ही डेंट किया है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इसके पीछे कई कारण हैं. जो पहला कारण है खासकर कि एक कप्तान अभी तक परमानेंटली ढूंढ नहीं पाए हैं. रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया था, तब वहाँ पर एंट्री हुई थी फिर से एम एस धोनी की मिड सीजन. ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, मैं मानता हूँ इंजरी कंसर्न्स थे, लेकिन उसके बावजूद एम एस धोनी का वापस आना वो भी एक मेरे लिए सवाल खड़े करता है कि हर बार एम एस धोनी किस एज तक यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वापस आते रहेंगे और उनके लिए चीज़ें करते रहेंगे. और ये बड़ा सवाल है कि इससे टीम पर किस तरीके का असर पड़ता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के चेंजेस होते हैं तो एक बैलेंस नहीं बन पाता है. और देखिए, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइज को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर 121 रन पर अगर आज मैच जीत जाते तो शायद यहाँ पर 10th पोजीशन पर ख़त्म नहीं करते, और आपको इन सिनेरियोस के साथ 2-4 होना पड़ रहा है कि आप यहाँ पर लड़ किस लिए रहे हैं कि आप रन रेट के साथ साथ 10th पोजीशन पर ख़त्म ना करें. तो ये आपके मन में अगर सवाल आ रहा है और इस तरीके के कह सकते हैं सिनेरियो से आपको 2-4 होना पड़ रहा है, तो आपको फिर से रीथिंक करने की कोशिश करनी चाहिए. और दूसरी बात है, इस स्क्वाड में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है अब T20 फॉर्मेट को कह सकते हैं उन्हें अलविदा कर देना चाहिए. रविंद्र जडेजा के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि T20 फॉर्मेट में अगर इंटरनेशनल लेवल पर वो अलविदा कह चुके हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो T20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा के बल्ले से वो कोशिश देखने को करनी, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने पूरे अपने करियर में तीसरे या चौथे नंबर पर बैटिंग नहीं की, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको यहाँ पर इस सीजन में तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग कराई. तो ये दिखाता है कि आपके पास किस तरीके का कह सकते हैं कंसर्न्स हैं, किस तरीके के पास आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है. और ये आपके लिए एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपका ऑक्शन कितना खराब गया था, कि आपके लिए जो टॉप परफॉर्मर रहे इस सीजन में वो आपके दोनों रिप्लेसमेंट्स हैं, दो इंजरी रिप्लेसमेंट्स, आयुष मात्रे और देवल्ट ब्रेविस, वो आपके इस सीजन के टॉप परफॉर्मर्स हैं. बल्ले से उनके रन निकले हैं जब उन्होंने यहाँ पर IPL 2025 में आपकी टीम को मिड सीजन ज्वाइन किया है. तो आपको कह सकते हैं आईने में देखने की ज़रूरत है कि आपने ऑक्शन में किस तरीके की गलतियाँ की, किस तरीके से एक ही तरीके की चीज़ों के पीछे भागते रहे. और यहाँ पर जो उनका ऑक्शन में भी जो एक कह सकते हैं फॉर्मेट सेट रहा है कि पुराने प्लेयर्स को ज़्यादातर रिटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परफॉर्मिंग एसेट नहीं रहता है कोई भी प्लेयर, तो मुझे लगता है उससे आगे बढ़ जाना ही टीम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक इस चीज़ों पे नाकामयाब रही है. हालांकि देखते हैं कि क्या आज
MS धोनी को लेकर क्या अपडेट आते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न है और मुझे लगता है उस पर ही स्विच करना चाहिए। बिल्कुल, MS धोनी इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातें तो कर रहे हैं, हम अगर ऐसा कुछ बम फोड़ते हैं MS धोनी तो हम जरूर अपने दर्शकों तक वो खबर पहुंचाएंगे। लेकिन आज माहौल ही कुछ ऐसा था, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से माहौल ऐसा बना दिया गया ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा कि वन मोर टू गो, वन लास्ट वन टू गो, और इस तरीके से। हालांकि ये सीजन का एज अ कैप्टन MS धोनी का आखिरी मैच था, क्योंकि ऑब्वियसली अगले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ फिट होकर लौटेंगे और कप्तानी करेंगे। खुदा ना खास्ता उनको फिर से इंजरी हो जाए या फिर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जिसकी वजह से वो अनअवेलेबल हो या कुछ हो, बट प्रैक्टिकली देखा जाए और पॉजिटिवली सोचा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ कम बैक करके वापस से कप्तानी कमान संभालेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो आज माहौल था कि क्या MS धोनी रिटायर हो जाएंगे और क्या लास्ट है उनका, और क्या फिर उनके IPL फ्यूचर के बारे में क्या बातें बोल हैं, दिया क्या यहाँ पर 4-5 महीने हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बताऊंगा आराम से सोच के। फिर से वो 4-5 महीने का एक फैंस को यहाँ पर कह सकते हैं एक दे दिया है कि अपडेट कि आपके पास 4-5 महीने हैं। मैं भी सोचूंगा, आप भी इंतजार करिए कि क्या थाला फिर से खेलेंगे अगला सीजन या नहीं खेलेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये बड़ा अपडेट यहाँ पर दे दिया कि MS धोनी आज के मुकाबले में तो शायद रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करने वाले। चलिए, एक तरीके से अच्छी बात है ताकि हमारा फोकस जो है वो IPL के बाकी मैचेस में रहे, ठीक है, और फोकस हमारा शिफ्ट ना हो। तो वैसे भी ये सेम बातें उन्होंने सीजन शुरू होने के पहले भी शायद एक पॉडकास्ट में कही थी कि अगले सीजन से पहले तक मेरे पास कम से कम, अभी उन्होंने 5-6 महीने कहे हैं, उस पॉडकास्ट में वो 10 महीने बोल कर आए थे कि 10 महीने हैं, आराम से डिसीजन लूंगा, आराम से देखूंगा कि हाँ बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और कैसे है। एक तो पंच लाइन भी है उसमें पंच लाइन भी है। उन्होंने बोला कि अगर परफॉर्मेंस के लेवल पर ही रिटायरमेंट होने लगे तो कुछ क्रिकेटर्स को शायद 22 साल की एज में रिटायरमेंट अनाउंस कर देना चाहिए था। बिल्कुल, it depends. I have 4 to 5 months to decide. There is no hurry to decide. Every year it's 15% more effort to keep the body fit. Not to forget, it's professional cricket. It's important to see what kind of hunger I have. Enough time, I'll enjoy a few bike. I'm not saying I'm done. I'm not saying I'm coming back. देख रहे हैं, मतलब यही है MS धोनी का अंदाज कि मैं जा भी नहीं रहा हूँ और मैं जाऊंगा भी नहीं, कुछ इस तरीके की बातें हैं। अब बाकी भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम सोचते रहो, मेरे को क्या लेना देना।